नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपलसरी पेपर के सेकंड यूनिट के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हम आपके फर्स्ट कंपलसरी पेपर जो है उसका जो सेकंड यूनिट है ना, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसकी फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपने उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है, सो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस देख सकते हैं। इवन हमने उसकी प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है, तो ईजिली आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी नोट्स होती हैं, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, क्लास के लिंक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल एंड अपडेट, सारी चीज़ें तो हम वहीं पे ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ जरूर से जुड़िए। एज यू नो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी की पूरी नोट्स आपको दिया था और आपने ही फीडबैक दिया था कि हाँ हमारी जो नोट्स थी वो बहुत हेल्पफुल थी आपके लिए। सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर योर नोट्स, योर ऑल पेपर, लाइक जो आपके 4 पेपर हैं ना, सारे के नोट्स हम वहीं क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप जरूर से जुड़े और वहाँ से ही आप इसको डाउनलोड करके इसका बेनिफिट लें। बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट मिल रहा है, हम नहीं चाहते कि आप उससे लेफ्ट आउट हो। तो प्लीज़ आप जरूर से जुड़े और वहाँ से। एंड हाँ, इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वी विल टॉक देयर। एंड हाँ, बस यही सारी बातें बतानी थी आपको। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, पेपर का हमारा नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मीन्स समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इसका हमने फर्स्ट यूनिट हमने देखा, जिसमें इनक्वालिटी थी, मार्जिनलाइजेशन था, जेंडर इक्वालिटी थी। उसके बाद आपका लाइक सोशल जस्टिस था, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करना था, तो हमने कर दिया। आपने फर्स्ट यूनिट प्लीज जरा सा उसमें, सॉरी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपने क्या ही किया है, आप फटाफट से चैनल पर विजिट करके उसको देखते रहिए। एंड साथ ही साथ आज हम सेकंड यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा, मीन्स इंडियन एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, में जिस टाइम तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया था, उसके पहले की शिक्षा की स्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, बिल्कुल आज हम लोग वही समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा में एजुकेशन इन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, मतलब इसमें शिक्षा की क्या स्थिति थी, कैसे क्या शिक्षा दी जाती थी, इसका प्रोसेस क्या था, यही सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, सो भारतीय समाज में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। देखिए, अगर हम बात भारतीय समाज की करें, स्पेशली यहाँ पर बहुत पहले से ही, जिस टाइम तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। और उस टाइम पे भी जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे पास चीज़ें थी, वो नेक्स्ट लेवल की थी। बट कुछ ऐसे लोगों की नज़रें हमारे पे पड़ी, जिन्होंने खोखला तो कर दिया था, बट स्टिल हमने स्ट्रगल करा। उसके बाद हमने फिर से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करा एंड फिर से हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब एजुकेशन हैज़ held an extremely important place in Indian society. Okay, before independence, मतलब स्वतंत्रता के पहले, the education system in India went through various historical stages। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो शिक्षा थी ना, इसकी जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था थी, वो विभिन्न ऐतिहासिक चरणों से होकर के गुजरी, जिसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल प्रमुख है। मीन्स आपका जो है विथ एंशियंट टाइम्स, मेडिवल मीन्स मध्यकालीन, एंड ब्रिटिश पीरियड, मतलब इन तीन लाइक इसको मुख्य रूप से देखा जाता है ना, जो हमारी एजुकेशन की स्टेजेस बताई जाती हैं। प्रत्येक काल में शिक्षा की अपनी विशेषताएं एवं उद्देश्य व स्वरूप थे। मतलब देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कुछ और थी, मध्य काल में कुछ और थी, ब्रिटिश काल में कुछ और। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें, जैसे आपका बीजेपी हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, आम आदमी, तो सबके अलग अलग सरकार की शासन होती है ना, और सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में, मध्य काल में और ब्रिटिश काल में सबके अपने अलग अलग स्टेजेस थे, और सॉरी अपने अपने प्रोसेस थे एजुकेशन को देने के लिए। तो यही, और आइए हम लोग अपने
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते कि क्या है क्या नहीं है। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मीन्स द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक, तो इसमें देखते हैं। अब हम लोग ना इसको जो हमने देखा है प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल, तो इसमें हम वन बाय वन तीनों को इस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। बाय द वे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, तो फिर आपको हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप हो, इसलिए मैं आपको सारे डिटेल्स में करवाती हूँ। ठीक, आइए इसको देखते हैं। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया मीन्स द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल, मोरल, कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। मीन्स जो हमारे प्राचीन भारत की शिक्षा थी ना, उस जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यवहारिक विकास पर आधारित थी। मीन्स व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है ये। व्यक्ति का कैरेक्टर भी डेवलप हो, व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी में उसमें बिलीफ हो, व्यक्ति के जो उसका व्यवहार है, भाई व्यवहार ही तो सब कुछ होता है। हमारे जो अंदर होता है ना, वही हम व्यवहारिक रूप से बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। जो आज के टाइम पे देखते हैं लोग स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, लोग स्टेटस लगाते हैं अपना व्हाट्सएप पे, है ना, टेलीग्राम पे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी इंटरनल छिपी हुई जो उनकी इंस्टिक्ट्स होती हैं, जो उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसके उनके व्यवहार में झलकती हैं, और वही स्टोरी की फॉर्म, स्टेटस के फॉर्म में या फिर अपने व्यवहार के माध्यम से वो रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, उस तरीके से द मेन सेंटर ऑफ टीचिंग वर गुरुकुल्स, आश्रम्स एंड पाठशालास। मतलब जो शिक्षण का मुख्य बिंदु था ना, जो मुख्य केंद्र था, वो क्या था, वो बच्चे मतलब कहाँ पे शिक्षा अर्जित करते। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और अब तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे कम होकर के हम क्या कर रहे हैं, हम एक वो इंस्टीट्यूट बना ले रहे हैं ना, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं ना, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो प्रमुख केंद्र जो था वो गुरुकुल था, आश्रम थे, पाठशाला, ये सब थे। Students used to live in gurukuls and acquires useful knowledge from the gurus। मतलब विद्यार्थी कहाँ गुरुकुल में गुरुओं के पास रहते थे। जैसे आपने देखा था, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के पास उनके आश्रम में जाकर के रहते थे, और ये आपके जो पांचों पांडव थे ना, है ना, भीम, नकुल, सहदेव और दुर्योधन, ये सब, तो ये लोग कहाँ पे जाकर के, ये लोग जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ रहते थे, फिर परशुराम के पास थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जा करके वो गुरुओं के उनके गुरुकुल में रह करके शिक्षा को अर्जित करते थे। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश शायद, ओके, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, और यह प्रायः मौखिक परंपरा पर आधारित थी। मीन्स जो शिक्षा की माध्यम था ना, वो कौन सी भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी, मतलब संस्कृत में। वहीं पर अगर हम बौद्ध की बात करते हैं ना, बौद्ध धर्म की, तो वो उनकी जो भाषा थी वो पाली थी। और अगर जैनिज्म की बात करते तो उनकी प्राकृत थी। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो हिंदुज्म में दिया जाता था, मतलब प्राचीन काल में शिक्षा, उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इस तरीके से हमने देखी प्राचीन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था। और इसमें जो मुख्य रूप से विषय पढ़ते थे कौन विद्यार्थी लोग, उसमें कौन कौन से आते थे, वेदास, उपनिषद, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वॉरफेयर, रिलीजन एंड फिलोसफी। इन सब की क्या करते थे वो, उनके जो ये विषय थे, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इस तरीके से ये विषय थे उनके। ठीक, मीन्स वेद, उपनिषद, व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, युद्ध कला, धर्म, दर्शन, ये सारी चीजें। फिर एजुकेशन वॉज फ्री एंड फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। मतलब यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क और चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी, कि मतलब इसके द्वारा बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। फिर सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन वर यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला वर फॉरेन स्टूडेंट्स ऑल्सो केम टू स्टडी। मतलब यहाँ पर हमारे जो शिक्षा के मुख्य केंद्र थे वो कैसे कैसे थे, विश्वविद्यालय, जैसे आपका नालंदा जो कि आपके बिहार में है, तक्षशिला शायद ये भी आपका ही है, और शायद पाकिस्तान में है क्या, उसके बाद एक विक्रमशिला है ना, और जैसे विश्वविद्यालय थे जिसमें विदेशी विद्यार्थी भी आते थे और इसमें अध्ययन करते थे। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आपका वेन सॉन्ग हुए, और बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री थे, बस चीन के नहीं, अदर अदर कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स आते थे और यहाँ पर शिक्षा को अर्जित करते थे इस तरीके से। तो ये हमारे शिक्षा का मुख्य केंद्र रहे हैं, जैसे आपका नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, और आपका जैसे और बहुत सारे हैं, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहे, और हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस तरीके से शिक्षा अर्जित करते थे। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत की क्या शिक्षा की स्थिति थी। गाइस ये हम ना आपको बस एक
ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ उस टाइम की शिक्षा कैसी थी। बाय द वे अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि हम मध्यकालीन शिक्षा को आप बताइए शॉर्ट फॉर्म में ही, तो अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो आप 6 लाइन 7 लाइन लिख देंगे तो आपका 2 नंबर इससे बन जाएगा। इसलिए मैं इस पे थोड़ा थोड़ा क्या कर रही इसकी चर्चा कर रही हूँ। ठीक, अब एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया है ना, मध्यकालीन भारत की शिक्षा। अब इसमें देखते हैं कि द एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल, मतलब मध्यकालीन भारत विशेषकर सल्तनत और मुगल काल में शिक्षा को क्या करता है, काफी शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव हुआ। जो प्राचीन काल से शिक्षा चली आ रही थी उसमें देखा गया कि कुछ बदलाव किसमें, मुगल और सल्तनत काल में, मतलब underwent significant changes. The main center of education were what? मकताब एंड मदरसा। मतलब इस टाइम पे, मतलब मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा का मुख्य रूप से केंद्र बना, जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करती थी, आश्रम हुआ करते थे, वैसे यहाँ पर मुख्य रूप से इसका जो मेन केंद्र रहा, मुख्य प्रमुख केंद्र रहा, वो मकतब और मदरसा थे। और शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी। जैसे हमने देखा ना कि हिंदुइज्म में अगर हम प्राचीन काल में शिक्षा की बात करते हैं उनकी भाषा संस्कृत थी, और अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, इनकी भाषा प्राकृत थी, अगर हम बौद्धिज्म की बात करते हैं तो इनकी भाषा पाली थी, और अगर हम इनकी बात करते हैं लाइक मुस्लिम इस्लामिक की, है ना, इस्लामिक एजुकेशन की, तो इनकी जो भाषा थी वो अरबी एंड फारसी थी। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज द अरबिक एंड पर्सियन। ड्यूरिंग दिस पीरियड एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लिटरेरी नॉलेज। मतलब इस टाइम की जो शिक्षा थी ना वो किस पर, वो धार्मिक और साहसिक ज्ञान पर, साहित्यिक यहाँ पर लिटरेचरी मतलब साहित्यिक, यहाँ पर साहसिक नहीं होगा साहित्यिक होगा, ठीक, साहित्यिक ज्ञान पर आधारित थी। उसके बाद सब्जेक्ट्स लाइक थियोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर वर टॉट। मतलब धर्मशास्त्र, कानून, चिकित्सा, गणित और ज्योतिष, इतिहास तथा साहित्य जैसे क्या होते थे विषय पढ़ाए जाते थे। कब? मध्यकालीन शिक्षा, मध्यकालीन भारत की शिक्षा का ऐसा ही प्रोसेस था। उसके बाद इसमें क्या है कि मुगल एम्परर अकबर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। मतलब मुगल सम्राट अकबर ने शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, बिल्कुल ये सच है। देखो जिन्होंने किया है जो भी, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने दिया था। ही इनकरेज्ड ट्रांसलेशन वर्क एंड ट्राइड टू मेक एजुकेशन accessible to the common people. Medieval education was linked to religious and administrative tasks. मतलब उन्होंने अनुवाद कार्य को बढ़ावा दिया और शिक्षा को आम जन तक, मतलब हर व्यक्ति पढ़ पाए वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया इनके माध्यम से। ठीक, मध्यकालीन भारत की शिक्षा को आप आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया वो इस लाइक मध्यकालीन भारत में ही हुआ, और जिसके मुख्य रूप से प्रमुख जो लाइक सम्राट माने जाते हैं वो अकबर माने जाते हैं। तो मध्यकाल की शिक्षा में धार्मिक तथा प्रशासनिक कार्य से भी जुड़ी क्या शिक्षा, आपकी धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से भी हमारी शिक्षा को जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपका मेडिवल टाइम में शिक्षा का स्वरूप रहा। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा व्यवस्था मीन्स द ड्यूरिंग एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल। मतलब एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या करते हैं, ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, अब इसे हम देखते हैं। ठीक, द ब्रिटिश रूल्स इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ चेंज इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। मतलब जो आपके ब्रिटिश शासन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था थी ना, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन माने जाते हैं। उसमें क्या क्या, द ब्रिटिश यूज्ड education to fulfill their administrative needs and colonial interest। मतलब जो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे पे लाइक अपना क्या कह सकते हैं कब्जा करा था, उन्होंने शिक्षा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं और औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया। मतलब वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर रहे थे। हमारे भारत देश के लिए उनका कोई उनके पास सिंपैथी नहीं थी, बस वो अपनी नीड को फुलफिल करना चाहते थे। उनको पता था कि ये भारतीय हैं, इनके पास लाइक मेहनत भी ज़्यादा है, इनके पास लाइक इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है इनकी, और इनके पास लाइक मेहनत करने की क्षमता तो है, साथ ही साथ में इनकी बुद्धिमत्ता भी अच्छी थी। उनको क्या करो, बस अपना यूज़ करो। भाई वो इंग्लिश थे तो उनको इस तरीके से हुआ था ना कि जिसके अंडर में आ जाता है तो फिर वो अपना दिखाने लगता है पावर, तो वही चीज़ें चल रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड पॉलिसीज वर फॉर्म्ड विच आर फॉलोज। मतलब इस टाइम में क्या हुई थी
की महत्वपूर्ण नीतियां और क्या समितियां बनी जो कि निम्नांकित है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आई थी। ये सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813, मतलब चार्टर एक्ट 1813 में ये फाउंड हुआ था। अच्छा, इसको मैं बस जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ उस टाइम पे शिक्षा का क्या प्रोसीजर था, कैसे शिक्षा दी जाती थी। बाकी का इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो हमारा सिलेबस ना, उसको वन बाय वन कवर करेंगे, तो आपको वीडियो गाइस स्किप नहीं करनी, आपको सब कुछ देख के जाना है। इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा के प्रसार की अनुमति दी गई और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक शिक्षा राशि निर्धारित की गई। मतलब इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो हमारे नहीं, जो ईसाई मिशनरी थे ना, वो भारत में शिक्षा का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। उनको अनुमति दे दी गई कि भैया आप शिक्षा का प्रचार करिए और आपको हम 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि किससे, शिक्षा के लिए देंगे। तो इस तरीके से चार्टर एक्ट को देखा गया। फिर मैकॉले मिनट 1835। अब इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड मैकॉले इम्प्लीमेंटेड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो लॉर्ड मैकॉले थे ना, उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ बताते हुए जो शिक्षा का माध्यम रखा भारत में, क्या करा, वो अंग्रेजी रख दिया। कॉलिंग वेस्टर्न एजुकेशन द इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर, कि उन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ही सुपीरियर है, आप इसमें ही शिक्षा अर्जित करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करनी होगी। द ऑब्जेक्टिव वॉज द प्रिपेयर इंडिया एज ए क्लर्क्स, है ना, एंड असिस्टेंट स्टाफ। मतलब इनका जो उद्देश्य था शिक्षा देने का इंग्लिश में, क्या था कि इनको हम क्लर्क और क्या कर सकते हैं, सहायक कर्मचारी, मतलब इतने गंदे तरीके से इनकी सोच थी, के लिए तैयार करना था। मतलब भाई काम इनको अपना निकलवाना था, बट उसमें होता ना कि पुतला बनवा के काम करना, कठपुतली बनाना। तो हमको ये क्या बोले कि भैया इनको इंग्लिश में शिक्षा दो और इनसे अपना काम निकलवाना है, तो इनको क्लर्क और सहायक कर्मचारी के रूप में तैयार करो। ऐसी इस मिनट की क्या थी, इनके उद्देश्य थे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वुड डिस्पैच 1854। अब इसमें क्या चीजें देखी गई थी, एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। मतलब इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा सही था। इसमें क्या था कि इसमें इट वॉज रिकमेंडेड द डेवलप ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। मतलब इनमें थोड़ा सा होश आया कि नहीं, इनके साथ हम गलत कर रहे हैं, इनके लिए कुछ तो अच्छा करें। तो उन्होंने बोला कि भैया प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक एक ढांचा को विकसित किया जाए, जिससे सभी बच्चे क्या हो, उससे बेनिफिट मिल पाए। फिर इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज, मतलब विश्वविद्यालयों की स्थापना करी जाए, है ना। फिर महिला शिक्षा दी जाए, महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। फिर अनुदान प्रणाली, मतलब ग्रांट सिस्टम। उसके बाद भारतीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की गई। मतलब अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश में ही सब कुछ दे रहे हैं, तो इनकी तो अपनी भाषा का क्या ही होगा, तो इनकी भी भाषा को इसमें शामिल किया जाए, किसमें, शिक्षा में। इस तरीके से इनका उद्देश्य था। इस तरीके से उन्होंने अपनी रिकमेंडेड मतलब अपने विचार प्रस्तुत करे थे। अगला देखते हैं हंटर कमीशन, है ना, 1882। अब इसमें क्या हुआ कि दिस कमीशन रिकमेंडेड हैंडिंग ओवर प्राइमरी एजुकेशन टू लोकल बॉडीज एंड इम्प्रूविंग सेकेंडरी एजुकेशन। मीन्स इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश की कि भैया प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। मतलब जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं ना, जो उनका स्थानीय निकाय है, वहाँ से ही उनकी दीक्षा दी जाए। और जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसमें कुछ उपाय किए जाए, उसमें कुछ सुधार किए जाए। मीन्स जो क्लास 12 तक के होते हैं, ठीक, इस तरीके से हंटर कमीशन ने अपनी बातें रखी। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इसमें क्या हो कि इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अब नेक्स्ट हमारा है सैडलर का आयोग 1917, 1917। इसमें क्या हो कि इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को बढ़ाने, उच्च शिक्षा को शोध से जोड़ने और इंटरमीडिएट कक्षा शुरू करने का सुझाव दिया गया। जो आपका ये सैडलर आयोग था ना, बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, कमीशन सजेस्टेड द इंक्रीजिंग द ड्यूरिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब भाई माध्यमिक शिक्षा को लिंक टू हायर एजुकेशन विद रिसर्च। मतलब जो आपकी माध्यमिक शिक्षा की अवधि थी उसको बढ़ाने एवं जो उच्च शिक्षा थी उसमें रिसर्च को शामिल किया जाए, उसमें शोध को शामिल किया जाए। इस तरीके से इनका ये आयोग था। इसमें रिकमेंडेशन हुई थी, इसमें विचार प्रस्तुत किए गए थे। फिर अगला वर्धा योजना, वर्धा स्कीम 1937।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देखते हैं कि इट्स बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। जो हमारी वर्धा योजना थी 1937 में आई थी, ये महात्मा गांधी के विचारों पर क्या थी, आधारित थी। एंड दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक एजुकेशन या फिर नई तालीम शिक्षा, जैसा कि इसको बेसिक शिक्षा या फिर नई तालीम शिक्षा के रूप में भी या इसके नाम से जाना जाता है। इट emphasized वर्क बेस्ड एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर लैंग्वेज, मीन्स कि इसमें मातृभाषा में कार्य आधारित एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। तो इस तरीके से तो हमने अलग देखे। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी देखते हैं कि स्वतंत्र पूर्व भारत की शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। इसमें क्या होता था कि शिक्षा का अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं था, बिल्कुल ये नहीं था, इसमें पार्शियलिटी होती थी। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन हेतु कर्मचारी तैयार कर रहा था, वही कि भैया इनको बस अपना क्लर्क के रूप में, सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए, इनको इंग्लिश शिक्षा इसलिए दी जाए। फिर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई और अंग्रेजी का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ा। मतलब हमारी जो अपनी भाषा थी, जो हमारी अपनी मदर टंग थी ना, उसको उसकी उपेक्षा की गई, उसको इग्नोर किया गया और उन्होंने बोला कि नहीं, शिक्षा का माध्यम तो इंग्लिश होना चाहिए। मतलब वही व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है जिसके पास इंग्लिश में नॉलेज हो, अदरवाइज वो पढ़ा लिखा नहीं माना जा सकता। फिर महिलाओं एवं निम्न वर्गों की शिक्षा समिति सीमित रही। मतलब जो निम्न वर्ग के थे और जो महिला थी, इन तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पा रही थी। फिर शिक्षा व्यवहारिक की बजाय सैद्धांतिक और नौकरशाही आधारित थी। मतलब जो शिक्षा का था वो व्यवहारिक नहीं थी, उसके बजाय वो सैद्धांतिक थी। मतलब सिद्धांत पर आधारित, पूरी प्रिंसिपल पर आधारित थी और एक प्रकार से नौकरशाही करते थे। मतलब वही ना कि क्लर्क और सहायक कर्मचारी का, तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, और वो ऑर्डर देते थे, हम उसको फॉलो करें, बस यही इतना उद्देश्य था इनकी शिक्षा का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं, कुछ कमियां थी, वो क्या थी कि शिक्षा में लोकहित और रोजगार की दृष्टि का अभाव था। देखिए अगर विशेषताएं की बात करें वो भी वही था और ये भी वो इक्वल ही है यार, वो ब्रिटिश कॉल की शिक्षा थी ना, तो वो क्या ही बोल सकते हैं। फिर भारतीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान की उपेक्षा इसमें की गई थी। फिर ग्रामीण महिला एवं निम्न वर्गों की शिक्षा में पिछड़ापन था एवं शैक्षिक असमानता और अंग्रेजी व स्थानीय भाषाओं के बीच विभाजन, बिल्कुल यहाँ पर विभाजन देखने को हमें मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें और आती हैं कि इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व भारत की शिक्षा प्रणाली में निरंतर परिवर्तन हुए। प्राचीन भारत की जीवनोपयोगी और नैतिक शिक्षा, मध्यकाल की धार्मिक शिक्षा और अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक एवं प्रशासनिक शिक्षा प्रणाली में बदल दी गई। मीन्स अगर हम बात करते हैं अलग अलग टाइम पर, जैसे जैसे टाइम आया वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप चेंज होता गया। तो जो प्राचीन भारत थी इसकी जो शिक्षा का उद्देश्य था वो क्या था, जीवनोपयोगी, मस्त जीवन से रिलेटेड था, नैतिक शिक्षा और इस पर आधारित थी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा की, तो ये धार्मिक शिक्षा थी। और अंततः जो ब्रिटिश काल की शिक्षा थी वो औपनिवेशिक और प्रशासनिक शिक्षा, वही की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इनको अपना कर्मचारी बनाया जाए, इस तरीके से थी। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में, स्वतंत्रता के बाद भारत के इन अनुभवों के आधार पर अपनी आधुनिक शिक्षा नीति का क्या किया गया, निर्माण किया गया। मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस, इंडिया फॉर्मुलेटेड इट्स मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। मीन्स अब जब हम 1947 में आज़ाद हुए, जब हमारा फ्रीडम हमें मिल पाया, तो उसके बाद से हमने फिर अपने अकॉर्डिंग, अपने इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब अब जो है ना इंडोजनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि हम अपनी संस्कृति, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हमने अपने शिक्षा को मॉडर्नाइजेशन किया और उसको लागू किया, अपने यहाँ पर उपयोग किया इसका। तो इस तरीके से रहा हमारा एक छोटी सी चर्चा थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो इसको जरूर से करिएगा। तो आज से हमारा, जैसे आपको मैं बताया भी कि हमने अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लिया है। तो आई होप धीरे धीरे हम अपनी इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। तो और आई होप कि आप लोग अपनी क्लासेस भी देखते रहे होंगे, देख रहे भी होंगे और देखना भी चाहिए, चूँकि मई में आपका एग्जाम फिर से होना है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी क्लासेस कंटिन्यूसली देखना है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें और अपनी क्लासेस अटेंड करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।